पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी बैरिस्टर गौहर साहब ने और बैरिस्टर अली जफर साहब ने जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट किया है, क्यों? थैंक यू असद साहब। ये जब पहले जुडिशल कमीशन की बात हुई थी हमारी कमेटीज में, तो उस वक्त भी पार्टी में दो आरा पाई जाती थी, लेकिन ये सोचते हुए कि चूंकि अब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इनेक्ट हो गई है, लागू हो गई है, तो इसलिए हमें इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो लॉजिक और रीजन की बेसिस के ऊपर और स्पेसिफिक लोगों के कैरेक्टर, क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी और दूसरी ऐसी चीजों की बेसिस के ऊपर सिलेक्शन में मदद दें। आमिर फारूक साहब आए हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। शफी सिद्दीकी साहब लाए गए हैं, वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे। इश्तियाक इब्राहिम साहब लाए गए हैं, वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं। हाशिम काकड़ लाए गए हैं, वो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हैं। तो 6 जजेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाया गया, उसमें से 4 जो है वो चीफ जस्टिस साहिबान है हाई कोर्ट के। इससे ज्यादा शफाफियत या मेरिट क्या हो सकता है कि सीनियर मोस्ट जजेस को उठाकर वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए? किस तरीके से इंसाफ को वायलेट किया गया, इंसाफ के तकाजों को वायलेट किया गया, किस तरीके से हमारे जो लोग हैं जो कैद में हैं, तो और इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम लोगों ने इसका बायकॉट किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसमें रऊफ साहब, चलिए ये तो, लेकिन आप हमेशा सीनियोरिटी की बात करते हैं ना, और सीनियोरिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। आपका जो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है उसमें भी आप कहते हैं कि हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को ले आए। फिर अभी कल बैरिस्टर अली जफर साहब ने खत लिखा था, उनका कंसर्न भी सिक्योरिटी लिस्ट है। तो जब सीनियोरिटी लिस्ट है, तो जब सीनियोरिटी ही आपका सबसे बड़ा इशू है सर, तो फिर जब सीनियर मोस्ट जजेस को लाना, फिर आपका इतराज क्या है? जी देखिए असद साहब, जब आप किसी बाहर की हाईकोर्ट से जज लेके आते हैं तो वो फिर सीनियरिटी में सबसे नीचे से उस दोबारा ओथ लेता है ना, और उसके बाद वो सबसे जूनियर मोस्ट होता है। और जूनियर मोस्ट जो है, आप अगर जजेस लेके आते हैं और उनकी नई ओथ के बाद भी उनको सीनियर मोस्ट जज के तौर के ऊपर आप कोर्ट में करते हैं, तो ये इंसाफ के तकाजों का कत्ल है। नहीं, ऐसे नहीं। आप क्या कह रहे हैं सर कि अगर हाई कोर्ट से बात है कि एक बात और कर दूं मैं, उसके बाद मैं आपकी बात सुन लेता हूं। थैंक यू। देखिए, वो ये कि 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अभी अदालत में चैलेंज हुई है, और हमने जो खत लिखा है, उनको दूसरा खत लिखा है, उसको हमने यही कहा था कि अब ये जजेस भर्ती करने का जो काम है वो उस वक्त तक पोस्टपोन करें जब तक कि 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कोई फैसला नहीं आता कोर्ट से। जब वो आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको कर लीजिएगा, अगर उसके बाद वो 26वीं आईनी तरमीम मौजूद रहती है तो। ये अभी एक ऐसी तरमीम जो कि चैलेंज हुई है कोर्ट में, उसके तहत आप नए जजेस से कोर्ट स्टफिंग कर रहे हैं। ये मामला तो बहुत ही ज्यादा वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ है। नहीं, आप रऊफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर होकर दूसरी अदालत में आए तो नया हल्फ लेना जरूरी है, आप ये कह रहे हैं? जी, नया हल्फ लेना पड़ता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन हल्फ लेगा वो सर, लेकिन अगर किसी भी अदालत से किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर होगा, ये अभी अली जफर साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नजर नहीं आती, और अगर आप बहस भी कर लेंगे तो मेरे ख्याल में इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो सर बड़ी वाज़ेह राय है सलमान राजा साहब की। देखिए, अली जफर साहब की भी बड़ी वाज़ेह राय है, उनका भी आप पॉइंट सुना दीजिए, वो भी लोगों को सुना दीजिए। उन्होंने कहा है कि नए हलफ की जरूरत है। इसके अलावा मेरी को तकरीबन 1 दर्जन बहुत ही सीनियर वकला से इस सिलसिले में बातचीत हुई है, और वो भी उन्होंने भी यही कहा है कि जी नए हलफ की जरूरत है, और जब नया हलफ होगा तो वो जूनियर मोस्ट जज बनेगा, वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता हाई कोर्ट का। ये जो स्टफिंग हो रही है, ये अपनी पसंद के चीफ जस्टिस बनाने के लिए हो रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के बेंचेस है, ताकि फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस जो है वो ऐसे लोगों के कंट्रोल में रहे जो उनके मनपसंद बेंचेस जो है ना उनको तरतीब दे सके। तो रऊफ साहब, ये कहा जा सकता है फिर कि पार्टी के अंदर जो लीगल माइंड्स हैं उनके दरमियान एक डिस्प्यूट मौजूद है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है इस नुक्ते को लेकर? देखिए, ये जैसे कि सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसको क्लियर चिट नहीं दिया। उन्होंने किया है कि जी ये बहस तलब है, इसके ऊपर बहस हो सकती है, होनी चाहिए, उन्होंने भी ये फरमाया। लेकिन अपेरेंटली उनको लगता है कि नए हल्फ की जरूरत नहीं है, ये भी तो उन्होंने कहा है ना जी। वो कहते हैं कि लगता है, उनके अल्फाज देखिए कि लगता है कि नए हल्फ की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे सीनियर वकला हैं वो ये कह रहे हैं। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा है कि जी ये बहस तलब है, इसके ऊपर बहस हो सकती है। तो ये मामला जो है ये बिल्कुल एक क्लैरिटी नहीं है इसमें। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर सेनेटर अली जफर साहब ने कहा है जी कि बिल्कुल नए हलफ की जरूरत है, और वो नए हलफ के बाद वो जूनियर मोस्ट जज होगा। तो बहुत सी और भी एबरेशंस है। असद साहब इसको बात करें, जितना ज्यादा डिस्कस करें उतना ज्यादा। मैं एक और नुक्ते पर आता हूं रऊफ साहब।
यहाँ अभी आज जो वुकला हैं उन्होंने एहतजाज किया है, उसमें कुछ पीटीआई के वुकला भी एहतजाज कर रहे थे, और उसके अलावा आप जो है वो आपने एक यौम स्याह भी मनाया है, सवाबी में जलसा किया, पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर आपकी रैलियां मुजाहरे हुए हैं। हुकूमत का ख्याल यह है, और पंजाब हुकूमत ने बिलखुसूस ये कहा है कि ये बिल्कुल आपका फ्लॉप शो था, आप ना सवाबी में अच्छा जलसा कर सके हैं और पंजाब में तो आपके लोग कहीं निकले नहीं हैं, बल्कि अता तारड़ साहब ने तो कहा कि आपके सवाबी जलसे से ज़्यादा तो मेरी यूनियन काउंसिल का जो इज्तिमा था उसमें ज़्यादा कुर्सियां लगी हुई थी। आप कैसे देख रहे हैं इसको, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला क्या लोगों से? वो जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं उनके लिए उनको मेरी एडवाइस ये है कि मेरे एक बहुत डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट नो, मैं चाहूंगा कि ये जाके उनको जरा अपनी आंख का जरा उनको दिखाएं, और उसकी अगर पेमेंट का मसला है तो वो पेमेंट मैं किसी दोस्त को कहूंगा वो कर देगा, जरा जाके अपनी आंखें जो है ना वो देख लें, दिखा लें। इनको मेरा ख्याल है कि ये इनको देखने की और सुनने की जो हिस्स है वो इनमें खत्म हो चुकी हुई है। तो मामला यहीं तक, इसी को यहीं रहने दीजिए। पाकिस्तान में फस्तायत के बावजूद पंजाब में कल पीपल्स पीटीआई के जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं, हर जगह रैलीज हुई हैं, सिंध में रैलीज हुई हैं, इंटीरियर सिंध में रैलीज हुई हैं, बलूचिस्तान में रैलीज हुई हैं, केपी में रैलीज हुई हैं, नॉर्दर्न पंजाब में रैलीज हुई हैं। अगर इनको नजर नहीं आता तो अपने आंखों का इलाज करवाएं, ये बराए मेहरबानी। सही है। रऊफ साहब, एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ आप बढ़ रहे थे, उसकी तश्कील की तरफ क्या पेशरफ्त है? क्योंकि एक मीटिंग हुई, उसमें मौलाना साहब तो वाज़ेह तौर पर पूछा भी गया है कि क्या आप कोई इस तरह का इज्तिमा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें आप भी एक ही स्टेज पर स्टेज शेयर कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये इसमें अभी बहुत वक्त बाकी है और इसके फौरी तौर पर तो वो कोई इम्कानात नहीं देखते। तो ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस की तश्कील, या अगर वो पहले से मौजूद है तो उसका फैलाव बढ़ाना, ये इसकी तरफ क्या पेशरफ्त हो रही है? देखिए असद साहब, इस सिलसिले में पहले स्टेप तो उठा लिए गए हैं ना, एक मीटिंग हो गई है और कम से कम एक यूनानिमस जो डिमांड है वो कर दी गई है कि पाकिस्तान में फौरी तौर के ऊपर नए इलेक्शंस होने चाहिए। ये अपने तई बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ठीक है, अब बाकी जो काम है वो जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो यकसू होके एक ही प्लेटफॉर्म से जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली की जद्दोजहद है उसको आगे बढ़ाएं। हमें उम्मीद है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम इसको एक नुकाती प्रोग्राम के ऊपर एक इत्तेहाद की शक्ल दे सकेंगे, और वो एक नुकाती प्रोग्राम है पाकिस्तान में आइन की बहाली। जब आइन बहाल होगा तो बाकी तमाम चीजें जो है वो अपनी जगह के ऊपर वापस आ जाएंगी। रऊफ साहब, शेर अफजल मरवत साहब का क्या स्टेटस है पार्टी के अंदर? बड़ा मौजू रहा जब जलसे में वो स्टेज पर अली मीन गंडापुर साहब के साथ बैठे थे, सलमान राजा साहब की तकरीर के दौरान उन्होंने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, नारेबाजी की और करवाई, और फिर अली मीन गंडापुर साहब जब आए तो उनसे पहले उन्होंने आकर माइक ले लिया, उन्होंने अनाउंसमेंट की, और फिर अली मीन गंडापुर साहब उनके हाथ पकड़कर फजा में बुलंद करके नारे लगाते रहे। यानी ऐसा लग रहा था कि वो उनको गैर मामूली अहमियत दे रहे हैं। पार्टी ने उनको शोकॉज नोटिस दे रखा है, उनकी इस वक्त स्टेटस क्या है? शो कॉज नोटिस है जी, और वो शो कॉज नोटिस के जो उन्होंने जवाब अगर दिया है तो उसकी बेसिस के ऊपर फैसला होना है, और ये मामला जो है पार्टी की अगली पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में उठाया जाएगा। आखिरी में फेंक कर खैबर पख्तूनख्वा में वफाक की मर्जी का आईजी इंस्टॉल कर दिया गया, ऐसा ही है सर? क्या इसमें वाकई केपी की मर्जी शामिल नहीं है आईजी को लगाते हुए? देखिए जी, अपेरेंटली कोई मर्जी शामिल नहीं है। विफाक ने पहले भी ढोंस से अपना आईजी और अपना चीफ सेक्रेटरी वहां रखा है, और अब भी जो नया आईजी आया है अंडरस्टैंडेबली वो भी विफाक ने यकतरफा तौर के ऊपर वहां भेजा है। तो इसके ऊपर पहले भी हम एक साल से विफाक से डिमांड कर रहे थे, हमारी सूबाई हुकूमत के जी इनके कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए जो उनके जो नॉमिनीज हैं उनमें से किसी को चुन के वहां दे, लेकिन इस दफा भी हमने भेजे थे जो नाम, उनमें से चुन के नहीं भेजा। इन्होंने अपना ही पसंद का आईजी जो है वो दोबारा वहां। लेकिन सर इसमें अगर आप इजाजत दें तो शेख वकास अकरम साहब से मैंने ये सवाल किया था, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया था ये आप सुन लीजिए जरा। इनको कोई एतराज नहीं है। खान साहब जब कोई बात करते हैं तो खान साहब की बात मुकद्दम होती है भाई, मैं इसी के ऊपर ही इस बात का जवाब खत्म करूंगा। खान साहब ने फरमा दिया है, खान साहब ने जो कहा है, फैक्ट भी तो होगा ना, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 नाम दिए या नहीं दिए, ये तो फैक्ट होगा ना सर।
ये मैं नहीं कह सकता, मैं केपी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूं, इसलिए मैं उनके बिहाफ के ऊपर बात नहीं कर सकता, मैं पार्टी के बिहाफ के ऊपर बात कर सकता। राइट सर, तो फिर हम इसी कंफ्यूजन के साथ ही, यानी अभी मैं समझूं कि कंफ्यूजन बरकरार है, यानी कम से कम व्यूअर की हद तक। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंफ्यूजन है। ये फेडरल गवर्नमेंट ने, विफाक ने अपनी पसंद का मनपसंद जो है वो आईजी जो है वो तैनात किया है वहां, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।